अस्सलामुअलैकुम। इंसाइटफुल मेंटोर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा सदीकी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मकसद लोगों में पॉजिटिव चेंज लेकर आना है, जिसके हसूल के लिए हमने ये सीरीज़ भी स्टार्ट की थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 6th सीरीज़ है हमारी ये। हमारी इन सीरीज़ का मकसद ही है कि लेट्स इंस्पायर ईच अदर। हमारे साथ हर रोज़ कोई ना कोई काबिल गेस्ट मौजूद होता है। आज जिन गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है वो है शायान मलिक। उनका तारुफ में करवाती चलूं तो वो हैं साइकोथेरेपिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट और काउंसलर। उन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है और अभी भी वो एज साइकोलॉजिस्ट अपनी सर्विसेज। उनसे बात करने होंगी कि मैं किस चीज़ से आ रही हूँ। अगर तो हम उस बात में से नेगेटिव को निकालना शुरू कर दें, नेगेटिविटी निकालना शुरू कर दें, तो हमारे ऊपर उसका बुरा असर पड़ेगा और हम लोग मेंटली भी डिस्टर्ब होंगे और हम लोग उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जबकि अगर हम उस काम में से पॉजिटिविटी को ढूंढते हैं तो हम पे वो पॉजिटिव असर डालेगा, हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हम उस काम को अच्छे से कर भी पाएंगे। इसी तरह हम आज हमारे जो गेस्ट हैं उनसे बात करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में उनकी क्या इंस्पायरेशंस हैं, हम किस तरह दूसरों को अपने सेल्फ से इंस्पायर कर सकते हैं और किस तरह इस सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बात कि आपको किन चीज़ों ने इंस्पायर किया। कुछ सवालात मैं आपसे करूंगी और इस तरह से फिर हमारी डिस्कशन शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि व्हाट इज़ द बेसिक थिंग व्हिच मेक योरसेल्फ इंस्पिरेशनल फॉर अदर्स। जब मैंने साइकोलॉजी स्टार्ट की थी उस टाइम मैंने देखा था कि स्टूडेंट्स जो हैं या न्यू जनरेशन है उनको हेल्प आउट करने वाला कोई नहीं है। इवन कि मुझे भी कोई हेल्प नहीं करता था, लेकिन वहाँ पे एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मुझे भी हेल्प आउट किया और फ्रीली जो है वो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट को भी और बाकी जो पेशेंट्स वगैरह आते थे हॉस्पिटल में उनके पास, उनको भी जो है हेल्प कर रहे होते थे उनकी। तो उन्होंने ये नहीं देखना है कि वो किस लेवल के हैं और ये किस लेवल पे हैं। उन्होंने फिर मुझे इंस्पायर किया और एक मैम थी हमारी, मैम सोबिया खतीब, उनके साथ जब हमने ज्वाइन किया था तो वो एज ए टीम हमें लेके चलती थी। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम स्टूडेंट्स हैं या अभी जूनियर लेवल पे हैं। जिससे भी इंट्रोड्यूस करवाती थी एज ए टीम इंट्रोड्यूस करवाना, उन्होंने लोगों की हेल्प करनी, गरीबों की भी, और काफ़ी सारे जो कैंप्स में वो काम करती थी। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया सबसे ज़्यादा। सही। तो अब मज़ीद हम बात करते हैं कि किसी को मुतासिर करने के लिए आप में किन खूबियों का होना ज़रूरी है। हम लोग किस तरह से दूसरों को मुतासिर कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी से। सबसे पहले तो हमारा एक इखलाक अच्छा होना चाहिए। दूसरा, हमारे अंदर पहले हमें ये चेक चेक करना चाहिए हमारे अंदर क्या एबिलिटीज ऐसी हैं जिसके ज़रिए हम दूसरों के काम आ सकें। हमारे अंदर क्या चीज़ें ऐसी हैं कि हम दूसरों की लाइफ को चेंज कर सकें। और हमारे अंदर टेम्परामेंट कितना है, बर्दाश्त कितनी है हमारे अंदर। इससे फिर हम लोगों की जो है हेल्प आउट कर सकते हैं, लोगों को समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से जो है हम अपनी जो भी हमारे टास्क हैं उनको या हमारा गोल है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमें पता है कि इंस्पायरेशन या तो पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है। तो हम अपने आप को कैसे नेगेटिव इंस्पायरेशन से बचा सकते हैं, हम किस तरह से पॉजिटिव इंस्पायरेशन लेके अपने आप को चेंज कर सकते हैं और नेगेटिविटी से किस तरह से दूर जा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ये एक तो हमें पता होना चाहिए ना कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। इससे हमें पहले सबसे पहले ये देखना है कि हमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। उसके बाद हमने ये देखना है कि लोगों को क्या उसका असर क्या होगा लोगों के ऊपर, और लोग कैसा बिहेव करेंगे फिर आपके साथ। तो देखा जाए तो पॉजिटिव जो होती हैं उससे फिर लोगों की अट्रैक्शन, वैसे भी इंसान जो है वो कोशिश उसकी होती है लोग उसकी तारीफ करें। तो उसी चीज़ को वो देख के आगे चलता है लोगों की हेल्प आउट करने के लिए या लोगों के साथ पॉजिटिव वेज में जाके काम करने के लिए।
तो मजीद हम कैसे किसी से पॉजिटिविटी ले सकते हैं? लाइक अगर हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि नेगेटिव होती हैं और हम लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो कैसे हम उससे बच सकते हैं और किस तरह से उससे दूर जा सकते हैं? उसमें हमें ये चीज़ ऑटोमेटिकली पता चल जाती है कि इससे हमें नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। नेगेटिविटी हमें स्टार्ट में तो फ़ायदा दे रही होती है, हमें लगता है जैसे हमने पता नहीं क्या चीज़ हासिल कर ली है या हमें इससे फ़ायदा होगा, जैसे शॉर्टकट्स भी होते हैं। और लेकिन उसमें हम ये सबसे पहले देखें कि इससे हमें क्या फ़ायदा है, हमें क्या नुकसान हो रहा है और लोगों के उस पे क्या असरात हैं, लोगों को फ़ायदा होगा या नुकसान हो। जैसे कि एक हमारे सामने है कि एक जो है स्टडी पे ध्यान कोई नहीं देता है, कोई स्टूडेंट है बस आगे पीछे टाइम वेस्ट करना है, और आप हैं जो अपना टाइम दे रहे हैं स्टडी के ऊपर ज़्यादा, तो आपको लगेगा कि वो इंजॉय कर रहा है लाइफ को, घूम फिर रहा है पढ़ने के बजाय। आप स्टार्ट वो करने लगेंगे, लेकिन आपका जब ग्रेड्स कम आएंगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि नहीं वो चीज़ गलत थी जो वो कर रहा था, आप जो कर रहे हैं वो ठीक था, आपको स्टडी की तरफ ध्यान देना है, उस तरफ नहीं जाना। तो जिस तरह से अच्छा, तो बाकी चीज़ इसका मतलब यही कि इंसान एक दफा ठोकर खाता है तो ही उसको समझ आती है, और फिर वो उस नेगेटिव बात से दूर चला जाता है और उसको समझ आ जाती है कि मेरा भला किस चीज में है या किस पॉजिटिव बात को मैंने लेके चलना है और किससे इंस्पिरेशन लेनी है। मोस्टली ऐसा होता भी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप दूसरों को देख रहे होते हैं कि वो उनको क्या फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, या वो अब लाइफ में कहाँ पहुँचे हैं, आप दूसरों की ज़िंदगी से सबक सीख सकते हैं। दूसरों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके ज़रिए से आप जो है अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। ऐसे है कि आप अपने सीनियर्स को देख लें या अपने लाइफ में जो आपके आस पास सोसाइटी में आपके लोग हैं, आप उनको देखें, उनके एक्सपीरियंस जो उनकी लाइफ है उससे आप जो है अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं कि वो क्या कर रहे थे तो उनको नुकसान क्या हुआ, क्या वो उन्होंने किया तो क्या फ़ायदे उनको हुए हैं, इससे जी आप अपने बिल्कुल आप को। ऐसा ही है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एज अ साइकोलॉजिस्ट आपका क्या एक्सपीरियंस है ह्यूमन नेचर के बारे में? मैं नेचर इज डिपेंड करती है वो, एक तो सोसाइटी पे आजकल, दूसरा उसके पेरेंट्स का उसके साथ जो बिहेव है आजकल। वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि पेरेंट्स ने जो बच्चों को बचपन में जिस तरीके से उनको तरबियत की हुई होती है, स्ट्रिक्टनेस की होती है या ज़्यादा लाड प्यार किया होता है, वही पर्सनैलिटी उनकी उस तरह से डेवलप हो रही होती है। फिर सोसाइटी में वो देखते हैं, अपने स्कूल में कॉलेजेस में वो जो लर्न कर रहे होते हैं उस तरीके से वो फिर उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है। एज ए साइकोलॉजिस्ट हमारा काम यही बनता है कि हम उनको छोटे लेवल से स्टार्ट करें, ग्रूमिंग उनकी स्कूल लेवल पे जो है बच्चों की जाए, पेरेंट्स की जाए, काउंसलिंग कि किस तरीके से बच्चों को जो है तरबियत करनी है और बच्चों को किस तरह से जो है अच्छी सोसाइटी प्रोवाइड करनी। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये करना भी चाहिए। और अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने क्यों साइकोलॉजी की फील्ड क्यों चूज़ की थी? किसी से इंस्पायर होके की या अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था? मेरा एक इंटरेस्ट था हिस्ट्री की तरफ पहले, और उसके बाद ह्यूमन नेचर को पढ़ना, ह्यूमन माइंड को पढ़ने का एक स्टार्ट से ही था, क्योंकि मेरे नाना भी इस फील्ड में थे पहले। उन्होंने साइकोलॉजी तो नहीं पढ़ी थी, हिप्नोथेरेपी और मेस्मरिज्म टेलीपैथी वगैरह पढ़ी हुई थी, तो उनसे मैं सीखता रहता था, बातें करता था, वो मुझे अपना एक्सपीरियंसेस बताते थे। उसके बाद फिर मैंने साइकोलॉजी जो है ज्वाइन किया, साइकोलॉजी की फील्ड। और इसमें मेरा प्लान यही था कि मैं लोगों की जितना हेल्प आउट कर सकूं, लोगों को जो है उनकी ज़िंदगी बेहतर बना सकूं, अपनी तरफ से जितनी मेरी कोशिश हो मैं उनकी पर्सनैलिटी चेंज करूं, उनकी लाइफ को चेंज करूं। मैंने फिर ये ज्वाइन। वैसे तो हर किसी की ज़िंदगी में ही एक ऐसा वक्त आता है जब वो अकेला महसूस करने लगता है, तो ऐसे वक्त में हम कैसे दूसरों की हौसला अफजाई कर सकते हैं? ऐसे तो सबसे पहले फिर हम ये देखते हैं ना कि हमने उस टाइम पे, अगर हमारे ऊपर ऐसा टाइम आया था तो हमने कैसे कोप अप किया था। उसके बाद फिर हम दूसरे से बात करते हैं, उससे जब बात करेंगे तो उससे सिर्फ सुनेंगे, हम उसको जज नहीं करेंगे या अपनी उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लागू करेंगे, सिर्फ उसको सुनेंगे। और जो बंदा होता है जिसको तन्हाई का वक्त आता है उसको सुनने वाला कोई नहीं होता, तो जब हम सिर्फ उसकी सुन रहे होंगे तो वो उसके बाद थोड़े बाद में अपनी सुनाने के बाद वो फिर हमारी बात को
एग्री करेगा, फॉलो करेगा जो हम उसको कहेंगे। अगर हम इसको मजीद एलेबरेट करें तो किस तरह से कर सकते हैं? ये तो हो गया ठीक है, हम लोग उस पर अपनी बात इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे बल्कि उसकी पहले सिचुएशन सुनेंगे और उसके बाद कोई उसे एडवाइस वगैरह दे सकते हैं, मगर मजीद हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? मजीद उसके लिए हम उसके जो है एक्टिविटीज़, डिफरेंट टास्क उसको असाइन करेंगे। जिस जिन चीज़ों में उसको सुकून मिलता है, रिलैक्स माइंड होता है, प्लेयर फील करता है वो, तो उन चीज़ों की तरफ ध्यान हम लेके जाएंगे उसका। उसको वो चीज़ें याद कराएंगे, पास्ट उसका याद कराएंगे जिसमें वो अपनी लाइफ को अच्छे से जो स्पेंड करता था या करती थी, वो चीज़ें उसको ये रिमाइंड कराएंगे। और जो चीज़ें उसको तन्हाई की तरफ लेके आई हैं, हम उन चीज़ों से उसको माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आपका इस हवाले से क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है? यकीनन आपकी ज़िंदगी में भी कभी ना कभी ऐसा वक्त आया होगा कि इस आपको भी हौसला अफजाई की ज़रूरत महसूस हुई होगी, तो किस तरह से आपकी हौसला अफजाई की गई और आप पे उसका क्या असर पड़ा? जी, इसका ये है कि जब मेरे ऊपर ऐसे आया कि कुछ सिचुएशन ऐसी बनी थी, तो सबसे पहले तो अल्लाह की तरफ ध्यान गया। एज ए मुस्लिम हमारा जब आप अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं या अपना बिहेवियर अच्छा रखते हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम के बाद देखेंगे कि आपका जब ये बिहेवियर है, तो वो भी ऑटोमेटिकली अपना बिहेवियर ऐसे ही बना लें। अब मैं बात करना चाहूंगी कि हम लोग मोटिवेशन तो लेते हैं बाकी लोगों से, मगर कैसे हम मोटिवेटेड ही रहें, हम लोग खुद को डीमोटिवेट होने से बचाएं। तो इसको डीमोटिवेटेड रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए और हमें किस चीज़ पे गौर करना चाहिए? डीमोटिवेट तो लाइफ में अप डाउन आते हैं, इंसान मोटिवेट भी होता है, डीमोटिवेट भी होता है, लेकिन उस सिचुएशन में अपने आप को जो है सेल्फ कंट्रोल होना ज़रूरी है। अपने आप पे ट्रस्ट और अल्लाह पे ट्रस्ट होना ज़रूरी है, और पॉजिटिव रहना चाहिए कि ये चीज़ एक पुराना कॉल है बुजुर्गों का कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये चीज़ अगर माइंड में हो कि अच्छा वक्त भी आना है, बुरा वक्त भी आना है, और हर टाइम ने गुजर जाना है। दूसरा, सूरह नशरा की जो आयात हैं, बस मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, इस तरह से है, तो आप उसको कर सकते हैं, तो आप मोटिवेट ही रहेंगे। डीमोटिवेट हो के भी आप इन चीज़ों को अगर अपने माइंड में लेके आएंगे, तो थोड़े टाइम के बाद आप फिर अपने टास्क को अच्छे से करने की तरफ जाएंगे। और आप ये चीज़ भी सोच लें कि हर इंसान गिरने के बाद सीखता है, फिर उठता है, फिर ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है। अगर हम बात करें तो हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा मौका आता है जब हम स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, तो हम उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं? इसके बारे में अगर आप थोड़ी बताएं हमें। अगर आप खुद से जो है कोशिश कर रहे हैं पर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो आप किसी के साथ जो है कंसल्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि साइकोलॉजी तो अब अगर जैसे कि आप साइकोलॉजिस्ट बन चुके हैं, अपनी खिदमत दे रहे हैं दूसरों के लिए, तो आपको इस मुकाम तक पहुंचने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? हमारे भी सुनने वालों से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। मुश्किलात तो पेश आती हैं ड्यूरिंग स्टडीज़। आज जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो
डिफरेंट टाइप की आती हैं। आपके एग्ज़ाम्स करीब हों, बीमारी वगैरह भी आ जाती है, या आपके असाइनमेंट्स वगैरह टाइम पे नहीं हो पा रही होती हैं, या कोई टेक्निकल इश्यूज वगैरह आ जाते हैं। जैसे आजकल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मैंने भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन पढ़ा था, तो बाज़ औक़ात ऐसे भी होता था कि असाइनमेंट्स कंप्लीट हो जाती थी, सबमिट करने के टाइम पे ही होता था, लैपटॉप ऑन नहीं होता था। तो इस तरह की चीज़ें भी आती हैं, कुछ चीज़ें फाइनेंशियली भी कुछ बहुत से लोगों को आती हैं। तो उसमें आपने हिम्मत नहीं हारनी होती, आपने अपने गोल पे फोकस करके चलना पड़ता है आपको आगे, क्योंकि एक चीज़ आपने माइंड में बना ली है कि आपने ये हासिल करना ही करना है। आपने ग्रेजुएशन में या मास्टर स्टार्ट किया, आपने कहा ये डिग्री लेनी ही लेनी है, तो फिर उसके अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास। आप बीच में छोड़ के हार मान के बैठ जाएंगे, या तो या आप उसके लिए स्ट्रगल करते रहेंगे। मैंने भी यही किया, स्ट्रगल करता रहा मैं। एक टाइम पे जॉब्स नहीं मिलती है, मैंने कहा स्कोप नहीं है, जॉब्स नहीं मिलती हैं, तो आपने जब डिग्री लेनी है तो आपने जॉब जरूर करनी है। आप ऐसे मकाम पे पहुंचे और दूसरों को जॉब दें जिनके पास जॉब नहीं है। आप ऑर्गेनाइजेशन अपनी बनाए, अपना सेटअप बना ले, वहाँ पे लोग डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट को, जूनियर साइकोलॉजिस्ट को जॉब दें। हो सकता है आप ऐसे टाइम पे ऐसे मकाम पे पहुंचे हो कि आप अपने से सीनियर साइकोलॉजिस्ट को भी हायर कर रहे हो। ये डिफरेंट फील्ड्स में भी यही चीज़ है कि आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप कहते हैं कि आपको जॉब्स नहीं मिलती हैं, लेकिन आपका शौक है, एक आपका गोल है, वो आप उसको अचीव करें और खुद ऐसी जो है स्टेप उठाएं कि दूसरों को भी आप जो है प्रोवाइड कर सकें वो चीज़ें जो आपको नहीं मिल रही। मैंने भी यही सोचा कि मैं एक चीज़ यही है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना लूँ, क्लिनिकल सेटअप बनाऊँ, एक टाइम पे हॉस्पिटल बनाऊँ, तो वहाँ पे डिफरेंट मेडिकल डॉक्टर्स के साथ साइकोलॉजिस्ट को भी जॉब दी जाए। इंटर्निस को इंटर्नशिप नहीं मिल रही होती है, उनके लिए इंटर्नशिप की जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। मेरे बहुत से सीनियर्स ऐसे हैं जिनके थ्रू मुझे ये चीज़ें मिली, देखने को मिला कि वो किस तरह से किस-किस स्टेप पे काम कर रहे हैं। तो एक ने कुछ कोई स्टेप उठाया, दूसरे ने कोई उठाया, तो मेरी कोशिश होती है उनके साथ मिल के काम किया जाए। तो मैं अपने सीनियर्स के साथ मिल के काम करता रहा हूँ, तो जितने भी हर्डल्स मुझे आ रहे थे, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आते थे या कोई टॉपिक समझ नहीं आता था, तो सीनियर्स फिर मेरी हेल्प भी करते थे क्योंकि मैं उनके साथ वर्क कर रहा था। अभी भी जितने जूनियर्स हैं उनका यही होना चाहिए कि वो सीनियर्स के साथ मिल के एज़ ए वॉलंटियर काम करें। उनको चार्जेस नहीं मिलते हैं, सैलरी नहीं मिलती है, नो इश्यू है। एक टाइम आएगा आप अर्न करेंगे, लेकिन अर्न करने से पहले एक अच्छा सा लर्न करें। लर्निंग आपकी अच्छी होगी, ग्रिप अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली आप अर्न भी करेंगे। मुझे मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि आप फ्री में काम करते हैं, आप आगे पीछे भागते दौड़ते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, वर्कशॉप्स उनकी अरेंज कर रहे हैं, इवेंट्स अरेंज कर रहे हैं, क्लिनिक्स में वो बैठते हैं, आप जाके बैठ जाते हैं सीखने के लिए। तो जब एक टाइम आएगा मैं सीख लूँगा तो फिर मैं सिखाऊँगा भी फिर। जब मैं सीखूँगा नहीं तो मैं सिखा नहीं सकता। ये चीज़ थी। तो अभी भी मैं सीख रहा हूँ, अभी मैं प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट बना नहीं हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, आगे मज़ीद सीख रहा हूँ, और जहाँ तक मुझे आता है मेरी कोशिश होती है मैं दूसरों को भी सिखाऊँ, उनको समझाऊँ, जिसको हेल्प चाहिए उसकी हेल्प करूँ। सही। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे घर का माहौल, हर किसी के घर का माहौल एक जैसा नहीं होता, तो अगर आपके घर के माहौल की बात की जाए तो आपके घर के माहौल ने आप पे कितना असर डाला और आपकी पर्सनैलिटी उससे कितनी चेंज हुई? आपने इंस्पायरेशन ली अपने घर से, या फिर आपको डीमोटिवेट किया गया या मोटिवेट किया गया? इस बारे में आप क्या बताएंगे? मेरे घर में तो मुझे मोटिवेट ही किया गया, क्योंकि मैं शुरू से स्टडी का शौक था और मेरे पेरेंट्स भी कहते थे कि ठीक है, मेरा यही था स्कूल लाइफ से लेके अब कि बस कॉलेज स्कूल जाना है और घर आना है, आके पढ़ना है, उसके बाद जो गेम्स वगैरह हैं वो खेलनी है। तो वो उन्हें पता होता था कि बस इसने पढ़ना है और अपनी गेम्स जो है खेलनी है और कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना। तो वो मुझे मज़ीद जो है अप्रिशिएट करते थे। फिर जब भी वो गए हैं कहीं पे तो उन्होंने यही कहा है कि ये पढ़ाई में अच्छा है, तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता था। मेरे पेरेंट्स मुझे जो सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, तो मैं मज़ीद जो है पढूँ, लर्न करूँ। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं, पेरेंट्स उनके पढ़ाना चाहते हैं उनको, लेकिन उनका दिल नहीं होता पढ़ने का। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स कहते हैं बस आप पढ़ें नहीं, आप जॉब करें, लेकिन उनका दिल होता है तो वो जॉब के साथ भी पढ़ते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही था, मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी थी अपनी आफ्टर ग्रेजुएशन के साथ-साथ मैंने मास्टर्स किया। मैं जॉब भी कर रहा हूँ, साथ साइकोलॉजी की फील्ड में भी वर्क कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। मैंने एक साथ 3-4 काम किए हैं, मल्टीटास्किंग रहा हूँ मैं।
तो ये काम नहीं किया। फैमिली ने मुझे कभी रोका नहीं है कि आप ये क्यों कर रहे हैं या क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं हर टास्क अपना टाइम पे करता हूँ, उनकी भी बात मानता हूँ, जो वो काम कहते हैं मैं वो भी करता हूँ, मैं अपनी स्टडी भी करता हूँ, अपनी जॉब भी करता हूँ, हर चीज़ को मैंने जो है टाइम दिया है, तो मैं फायदे में रहूँ। सबको यही करना चाहिए कि हर एक का जो है टाइम देना चाहिए, हर चीज़ को हर एक को टाइम देना चाहिए, स्पेसिफिक एक चीज़ को लेके नहीं चलना चाहिए। आप पेरेंट्स को भी टाइम दें, फैमिली को भी टाइम दें, फ्रेंड्स को भी टाइम दें, स्टडी को भी टाइम दें, थोड़ा थोड़ा आप अपना मैनेज कर लें, टाइम टेबल बना लें, तो सब आपके साथ जो है होंगे, तो सब आपको जो है सपोर्ट करें। अच्छा, सही। अच्छा, जिंदगी में, हमारी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी पर्सनैलिटी जरूर होती है जो कि हमें बहुत ज्यादा मुतासिर करती है, वो चाहे अपने घर में से हो या फिर कोई बाहर का हो, जैसे कोई भी आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी जरूर होती है जिससे हम मुतासिर होते हैं या इंस्पिरेशन लेते हैं या हम चाहते हैं कि हम उसी की तरह बने। तो आपकी जिंदगी में ऐसा कोई हो कि जिससे आप बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुए हो और आपकी भी कोशिश हो कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं? जी, अभी थोड़ा टाइम पहले ही जब मैंने साइकोलॉजी की फील्ड में आया था, तो मैम आमना है, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी पर्सनैलिटी से मैं ज़्यादा इंस्पायर हुआ था, क्योंकि बहुत काइंड हैं, हेल्पिंग हैं, पोलाइट हैं। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे इस फील्ड में, इवन के और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मेरे से सीनियर्स जो थे उनको भी मेरे बाद आने पर। अगर अभी आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं तो कौन सी ऐसी चीज है जो कि फौरन से आपके माइंड में आती है, या कोई भी ऐसा इवेंट जो आप चाहते हैं कि इसको मैंने इस तरीके से हैंडल किया होता, या फिर मैं इस चीज से बहुत मोटिवेट हुआ था, इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, इस तरह का कोई इवेंट जो आपके माइंड में फौरन से आता है अपने पास्ट को सोच के? पास्ट को सोच के इवेंट, एक तो माइंड में ये आता है कि मैंने अंडर 19 क्रिकेट टीम में ट्रायल्स देने के लिए जाना था, मेरे फादर ने इजाज़त नहीं दी। अगर उस टाइम मैं चला जाता तो शायद मैं क्रिकेट टीम में होता आज, क्योंकि वो मेरे मामू भी वहाँ पे एज ए प्लेयर थे, क्लब में खेलते थे, वो कंट्री लेवल पे खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं कंट्री लेवल पे ले आऊँगा, आप इजाज़त दे, पर मुझे उस टाइम में परमिशन नहीं मिली थी। तो फिर आपने उसको कैसे कॉप अप किया कि यकीनन आपकी ख्वाहिश थी कि आप उसमें जाएं, या फिर आपके फादर ने आपको रोका तो आप रुक गए? बस मैं फिर वीकली जो है अपना जाके क्रिकेट खेल के शौक पूरा कर लेता हूँ। अब मेरे फादर को भी रियलाइज हो चुका है, लेकिन अब वो गुजर गया, मैं फिर उसको ज़्यादा नहीं सोचता कि पास था वो गुजर गया, अब नई नसीब में थी चीज़, जो किस्मत में था अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था, अब मैं वहाँ पे आज पहुँच गया हूँ, और मज़ीद आगे जो किस्मत में होगा और जो मेरी ख्वाहिश है उस मकाम तक जाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल यही सोच होनी चाहिए, मगर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब वो मामला हो गया, आपके साथ वो मामला पेश आया, तो आपने उसको कैसे, उससे कैसे इंस्पिरेशन लिया, फिर उससे कैसे निकले आप? बिकॉज हमें पता है कि कोई भी चीज़ हमारी उससे विल से हट के होती है तो वो हम पे असर डालती है। तो आप उससे कैसे निकले और आपने कैसे खुद को मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, ये काम नहीं हो पाया तो मैं ये कर लेता? फिर मैंने एयरफोर्स का सोच लिया था उस टाइम, बचपन से मेरा शौक एयरफोर्स में भी जाने का था, फोर्सेस में। तो फिर मैंने यही सोचा था कि क्रिकेट नहीं है तो फिर स्टडी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ और एयरफोर्स में अप्लाई करूँगा। एयरफोर्स में अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ भी नहीं हो सका था मैं। उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि अब आर्म फोर्सेस में नहीं जाना है, अब अपना प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट करना है, या तो स्टडी करने के बाद या फिर किसी और फील्ड में जाना है। फिर साइकोलॉजी की फील्ड में आ गया, यानी अपने आप को मैंने जो है थोड़े टाइम के बाद उसमें जो है ढाल लिया था कि ठीक है, कोई इशू नहीं है, चलते चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अब क्या करना। सही। तो अब हम लोग बात करते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करते हैं। आपका क्या ख्याल है कि प्रोक्रेस्टिनेशन की रूट कॉज क्या है और हम कैसे इसको खत्म कर सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन को? अक्सर हम लोग कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं तो हम लोग का ये हो जाता है कि इसको हम कल पे डिले कर देते हैं कि हम कल कर लेंगे या फिर थोड़ी देर बाद कर लेंगे। तो इस तरह से वो काम मजीद डिले होता रहता है। तो इस चीज को हम कैसे खत्म कर सकते हैं और आपका क्या ख्याल है इसकी रूट कॉज क्या हो सकती है? इसके
तो रूट कॉज मेरे ख्याल से ये है कि हम थोड़ी सी सुस्ती कर जाते हैं, या फिर हम ये समझते हैं कि इसको हम जब करना चाहेंगे उसी टाइम कर लेंगे। नेक्स्ट उसमें ये है कि हम ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं या थोड़ी सी ये काम कर लेते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ताखीर जो करनी है आपने डिले करना है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ टास्क होते हैं, वो उस पर भी डिपेंड करता है। एक आपकी अपनी एनर्जी पे भी डिपेंड करता है, आपके थिंकिंग पे भी डिपेंड करता है, और उस काम की नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह का काम है जिसको आप डिले कर रहे हैं। इससे बचने के तो हम लोग कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं, इस हैबिट से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? इसके लिए यही है कि हम माइंड में अपने ये बिठाएं कि हमने जो काम करना है आज और अभी करना है, कल का कोई हमें पता नहीं है, कल हम ज़्यादा बेहतर काम करें। आज हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये काम किस हद तक हमने बेहतर कर लिया, उससे मज़ीद बेहतरी करने के लिए हम फिर नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो हमारे लिए प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों बुरी है? हमें क्यों नहीं इसको बिल्कुल खत्म क्यों करना चाहिए? इसके कुछ क्या रिजल्ट्स हो चीज़ें सकते हैं? क्योंकि जब तक हम इसकी अवेयरनेस नहीं देंगे लोगों को पता नहीं चलेगा। तो आपके ख्याल में प्रोक्रेस्टिनेशन के क्या रिजल्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें इसे अवॉइड करना चाहिए? उसमें हमें फिर उसको देखना चाहिए ना कि हम अगर किसी काम को कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, तो उससे हमें लॉस क्या हो रहा है या बेनिफिट क्या हो रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हमें करना पड़ता है डिले। कोई काम ऐसा होता है जिसको हमने डिले करना है, फॉर एग्जांपल हमने किसी किस्म का फैसला लेना है, किसी के साथ हमारी बहस हुई है, उसका फैसला हमने लेना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें कोई असाइनमेंट मिली है, तो हम उसका ये हम फ़ौरन से फर्स्ट डे में ही फटाफट से करके हम उसको ख़त्म करें। उससे बेहतर है कि हम 1 वीक का हमारे पास टाइम है, 2 डेज़ हम उसके ऊपर रिसर्च करें, थर्ड डे जाके हम उसको, या 4 डे जाके हम उसको कंप्लीट करें, अच्छे से रिसर्च करें उस पर। ज़्यादा बेहतर तरीके से हम बना सकते हैं फिर असाइनमेंट को। अगर हम जल्द से जल्द बना के बस काम ख़त्म करने के उसमें हो, तो माइट भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिस कर। कुछ होते हैं टास्क हमारे जो इमीडिएटली करने पड़ते हैं, फिर उसको हम नेचर को समझें, पहले उसके रिजल्ट को सोचें कि इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। रिजल्ट अगर आप अपने डिज़ायर के मुताबिक लेना चाहते हैं किसी भी टास्क का, तो शॉर्टली यही है कि रिजल्ट अगर आप अपनी डिज़ायर के मुताबिक लेना चाहते हैं किसी टास्क का, तो आप उसको सोचें, चंद सेकंड के लिए सोचें, चंद मिनट के लिए सोचें कि आप डिले करना बेहतर है या इमीडिएटली उस टास्क को कंप्लीट करना बेहतर है। उसके बाद फिर आप परफॉर्म करें। यही चीज़ हमें समझानी भी चाहिए, सिखानी भी चाहिए। हर चीज़ की अपनी नेचर होती है। आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। जी बिल्कुल। और ये भी है एक कहावत या कुछ भी कह लें कि हम लोग अगर अपना टाइम हेजिटेटिंग या पोस्टपोनिंग ही करने में गुजार देंगे तो लाइफ जो हमारी है उसका बहुत एक कीमती वक्त जो है ना हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम अपना काम वक्त पे कर लें ताकि हम लोग टाइम को वेस्ट करने से बच जाएं। बिल्कुल यही बात है ना? जी जी, जैसे कायद आज़म ने भी फरमाया, थिंक 1000 टाइम बिफोर टेकिंग द डिसीजन। आपने कोई फैसला लेना उससे पहले 1000 मरतबा सोच लें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक अगर आपने बेहतर डिसीजन लेना है तो आप उसके, मैं ये कहता हूँ कि आपने अगर कोई फैसला करना है तो आप फैसला ना करें, आप वो काम कर लें और उसका जो फैसला आपने लिया या जो काम आपने स्टार्ट किया उसको बेहतर बनाएं अपने तरीके से। कोई टास्क आपने करना है तो टेक डिसीजन एंड मेक इट परफेक्ट होना चाहिए। तो आप फैसला कर लें और उसको बाद उसके रिजल्ट को बेहतर बनाएं, अपनी पूरी एनर्जी लगा, तो वो जिसकी वजह से हम लोग मोटिवेशन लैक कर रहे होते हैं। तो उनमें से ये भी आ सकता है ना कि हम लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा
डीपली नहीं देख रहे होते, और हम लोग उसके जस्ट ऊपर ऊपर से देख के उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम लोग ये काम नहीं कर सकते, या अपनी हम लोग एबिलिटीज को नहीं देख पाते। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जी, हम ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं। सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि ये करने से क्या होगा, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। हम नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा लेके आते हैं, पॉजिटिव कम लेके आते हैं। रिजल्ट के बारे में हम ज़्यादातर यही सोचते हैं, अगर हम ना कर सके तो फिर क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं, तो हम मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। या फिर हम ये देखते हैं कि अगर किसी ने कोई काम कर दिया है, तो अगर हम भी करते हैं वही काम, तो लोग कहेंगे कि उसको कॉपी कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। तो इस हवाले से हमारी सोसाइटी का भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एक बर्डन कह लें या प्रेशर होता है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारे कामों को अगर करना भी चाह रहे हैं तो नहीं कर पाते। हम लोग सोचते हैं कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, इस किस्म की बातें हमें डीमोटिवेट कर रही होती हैं। तो इस किस्म की बातों से हम कैसे बच सकते हैं, कि हम लोग कैसे इस सोसाइटी के प्रेशर को अपने ऊपर कम करें, या हम अपने माइंड में क्या चीज़ें लाएं हम जो सबसे कि पहले तो ये देखते हैं कि किसी ने हमारे जो काम लिए किया है, अगर आसानी हम करें। उससे मोटिवेट होकर वो करना चाह रहे हैं, तो उनके बारे में सोचें कि जब उन्होंने कर लिया है, करनी पड़ी है, तो उनके साथ जाके डिस्कस कर लें। अगर उनके साथ आप डिस्कस नहीं कर सकते, उनसे पूछ नहीं सकते हैं, तो उनकी चीज़ों को देखें और खुद से बेहतर करने की कोशिश करें कि हम हो सकता है इससे ज़्यादा बेहतर करें, तो अच्छे से परफॉर्म करें। लोगों की बातें, लोग तो आजकल की वैसे ही टाइम ही नहीं है लोगों के पास किसी के बारे में सोचने का या किसी के बारे में बातें करने का। वो भी सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो हम इन चीज़ों को देखें सबसे पहले कि हम खुद क्या करना चाह रहे हैं, हमारा दिल क्या चाह रहा है करने का, हमें क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद हम वो चीज़ करें। दूसरों को देख रहे हैं तो हम वो खुद से भी करके देखें और उनकी मिस्टेक्स को कवर करने की कोशिश करें कि शायद हम करेंगे बेहतर, तो जो वो मिस्टेक्स कर रहे थे वो हमसे सीख के मिस्टेक्स वो नहीं करेंगे। जी बिल्कुल यही बात है। मैंने तो बहुत सारे सवालात पूछ लिए। अब अगर हमारी ऑडियंस में से कोई सवाल करना चाहता है तो वो ज़रूर सवाल करे। जी, एक क्वेश्चन था लास्ट उसमें, लेकिन अभी वो आएगा नहीं सामने, मैंने पढ़ा नहीं था वो क्वेश्चन। किसी ने क्वेश्चन पूछा था। दोबारा से पूछ लें जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ताकि हम आपको उस चीज़ के बारे में रिप्लाई कर सकें। जी एक सवाल आया है, सर साइकाइट्रिस्ट बनने के लिए का क्या फायदा है, और एक बेस्ट साइकाइट्रिस्ट बनने के लिए किन बातों का शौक रखती हूँ, बट मुझे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इसका कोई स्कोप नहीं है, इस फील्ड में टाइम वेस्ट होता है, जितना मर्जी स्टडी कर लो इसमें मार्क्स नहीं आते। जी, क्वेश्चन तो इनका है, लेकिन मुझे ये क्लियर करें, आप साइकेट्रिस्ट बनना चाह रही हैं या साइकोलॉजिस्ट? साइकेट्रिस्ट एक डिफरेंट फील्ड है, साइकोलॉजी की एक डिफरेंट फील्ड। आप हमें साइकोलॉजिस्ट के बारे में बता दें, साइकोलॉजी की फील्ड के बारे में बता दें। जी, साइकोलॉजी की फील्ड में स्कोप तो जैसे कि पहले बताया गया कि उसका स्कोप नहीं है। जब 2017-16 में मैंने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम तक कोई स्कोप इतना ज़्यादा मुझे भी नहीं नज़र आ रहा था। लेकिन अब जो रिसेंटली एक बिल पास हुआ है नेशनल असेंबली से, पाकिस्तान साइकोलॉजिकल काउंसिल का, जो कि इस बजट के बाद के 80% चांसेस हैं कि इस बजट के बाद जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर इस बजट के बाद इम्प्लीमेंट नहीं होता तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो एक प्रॉपर काउंसिल बन जाएगी। जैसे कि PHC है, पाकिस्तान हेल्थ काउंसिल है, PMDC है, इस तरह की जो डिफरेंट काउंसिल्स हैं, पैरा हेल्थ सर्विसेज वालों की अलहदा से है। तो हमारी जब साइकोलॉजिस्ट की बन जाएगी तो फिर जॉब्स भी आएंगी। और अभी मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रिक्वायरमेंट है साइकोलॉजिस्ट की, जहाँ न्यूरोसर्जन बैठे हैं, जहाँ साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, जहाँ साइकेट्रिस्ट बैठे हैं, और जहाँ पे मेडिकल स्पेशलिस्ट बैठे हैं। उनके पास पेशेंट्स आते हैं डिफरेंट इश्यूज के साथ, तो कहीं ना कहीं उनका लिंक स्ट्रेस से, डिप्रेशन से जुड़ा हुआ होता है। तो वो फिर साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र करते हैं। एजुकेशनल सेंटर्स में, ऑर्गेनाइजेशनल सेंटर्स में चले जाएं आप, स्पोर्ट्स में चले जाएं आप, तो साइकोलॉजिस्ट हैं। फोरेंसिक में चले जाएं, FIA CIA में साइकोलॉजिस्ट हैं। अब नेवी, आर्मी में देख लें आप, एयरफोर्स में देख लें, साइकोलॉजिस्ट की जॉब बेहतर सीट्स आ रही हैं। जब स्टार्ट में था 2017-18 में 1-2 सीट्स आती थी, अब मोर देन 10 सीट्स आ रही हैं साइकोलॉजिस्ट की। इवन के
लेक्चरर्स भी इन्होंने साइकोलॉजिस्ट जो है हायर कर किए हैं पीपीएससी के थ्रू, केपीएससी में आ रही हैं, सिंध में साइकोलॉजिस्ट की काफ़ी जो है जॉब्स आ रही हैं, तो स्कोप बढ़ रहा है। स्कोप इसलिए बढ़ रहा है कि इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है, तो अवेयरनेस बढ़ानी हमें ही है, अपनी फील्ड के लिए हमें ही काम करना है। एज ए साइकोलॉजिस्ट जब हम अपनी फील्ड के लिए काम करेंगे तो हम जॉब्स को जनरेट कर सकेंगे। स्टार्ट में मैंने बताया था कि अगर आपको जॉब्स नहीं मिल रही हैं तो आप ऐसे लेवल पे पहुंचे कि आप जॉब्स जनरेट करें अपनी फील्ड के लोगों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को फ़ायदा देना चाहते हैं जो आपको नहीं मिल रहा था या जो चीज़ आपको नहीं मिल रही थी, आप ये सोचें कि जो फैसिलिटीज़ आपके पास नहीं थी आप ऐसे लेवल पे पहुंचे, खुद मेहनत करके और दूसरों को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। साइकोलॉजी की फील्ड में आपको बहुत सी जो है आगे स्कोप मिलेगा भी, इसकी जॉब्स भी मिलेंगी और आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अगर मजीद कोई ऑडियंस में से कोई सवाल करना चाहता है तो अभी कर ले। अगर इसके अलावा किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं सर आपसे कहना चाहूंगी कि आप अपना लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को। जी, इस टाइम यहाँ पे जो हैं वो सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ही बैठे हैं या दूसरी फील्ड से रिलेटेड भी हैं? ज्यादातर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के ही स्टूडेंट्स हैं, मगर कुछ और भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो गोल है, जो आपने गोल सेट किया हुआ है, जो अचीव करना चाह रहे हैं, आप उस पर फोकस करें और पॉजिटिव होके उस पे मेहनत करें। ये ना सोचें कि उसका स्कोप नहीं है या जॉब्स नहीं है या पता नहीं क्या होगा अगर हम डिग्री भी ले लेंगे तो पीस ऑफ पेपर है। आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं, काउंसलर भी बन सकते हैं। आप दूसरी फील्ड से हैं तो उस फील्ड से रिलेटेड आप देखें कि आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं और क्या फैसिलिटीज़ आप चाहते हैं कि आपकी फील्ड में हो वो नहीं है, तो वो आप क्रिएट करने की कोशिश करें। अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करें, मिलेंगे जिनको